जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का 4 फरवरी को होने वाले हिंदी 1 के बोर्ड एग्जाम के लिए VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, ये आपका सेट 1 है। इसके बाद आपके लिए सेट 2 और 3 भी अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दें। यानी कि दोस्तों, आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम में कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। 6वां प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को पूरा का पूरा 12 नंबर मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया 31वां का मतलब है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, और वहीं पर 31 से लेकर के 52 तक सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि हवलदार कैप्टन कि बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर लिखना हम लोग को लगभग 40 शब्दों के आसपास में लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हवलदार समय देशभक्त और सकारात्मक मनुष्य है, इसीलिए वह अच्छी बातों का आदर करना जानता है और उनकी कमियां निकालना नहीं। यही कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर वह उसकी प्रशंसा ही करता है, उसकी आलोचना नहीं करता, उसका व्यंग नहीं करता है। इसका दोस्तों अगला प्रश्न की फादर को आद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, आशय स्पष्ट करें। ये जो वाक्य कहा गया तो इसका अर्थ निकालना है, इसका अर्थ को बताना है, लिखना है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि फादर बुल्के की मृत्यु के बाद आद करना एक ऐसा ही अनुभव है मानो हम उदास शांत संगीत सुन रहे हों और उनका स्मरण हमें उदास कर जाता है, और इस उदासी में भी उनकी आद शांत संगीत की तरह गूंजती रहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे और उनका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते थे, इसीलिए इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों आद किया जाता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों आद किया जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है, जिसमें पहला कारण है कि डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है। दूसरा में शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है, और यह रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। इसका तीसरा पॉइंट में लिखना है कि इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है और इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग चिन्ह निहित है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा कि गोपियां उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती है, और यह बात वे सामान्य ढंग से न कहकर व्यंग में कहती हैं, और इस कथन में यह व्यंग निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अलिप्त है। वे कृष्ण प्रेम के बंधन में नहीं पड़े, यदि वे इसमें पड़े होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें उसी में दिया गया कि वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे, अतः भाग्यशाली हैं, और वे उद्धव की स्तुति के बहाने निंदा कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका जो उत्तर होगा कि शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने धनुष भंग करने वाले के बारे में जानना चाहा,
तब लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्न तर्क दिए। क्या तर्क दिए? तो पहला तर्क दिया कि हमने तो इसे अन्य धनुषों के समान साधारण धनुष समझा था। दूसरा में दिया गया कि श्री राम ने इसे नया धनुष समझा था। इसके बाद ग में दिया गया है कि यह धनुष तो श्री राम के छूते ही तुरंत टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसके बाद घ में है कि धनुष तोड़ते समय हम लाभ हानि पर विचार नहीं करते। तो इस तरह से हम लोगों ने इस 36वें प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया था कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो ये 4 तर्क दिए थे। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, स्पष्ट करें। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, स्पष्ट करें। इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। मुस्कान भली प्रतीत होती है, यह मन की प्रसन्नता की सूचक है, और क्रोध व्यक्ति के असंतोष को झलकाता है। क्रोध का भाव किसी को अच्छा प्रतीत नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि मां ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली के सपने देखती है, परंतु वे सभी झूठे सिद्ध होते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांधा जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है, परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता, इसीलिए वह उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं करती। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसमें पूछा गया था कि मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने के बाद आपका जो नंबर आता है वो आता है खंड ख यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का, जिसमें आपका निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दें। दोस्तों आप लोगों का जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा कुल मिलाकर के 8 रहेगा, लेकिन 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, और 6 में से प्रत्येक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि 18 नंबर आप लोगों को मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ये जो प्रश्न पूछा गया कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, वे साधु तो थे पर वैसे साधु नहीं जैसा सामान्यतः माना जाता है। वे साधुओं जैसे कपड़े न पहनते थे तथा वैसे धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे। बाल गोविंद अपनी निम्नांकित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। कौन कौन सा चारित्रिक गुण था उसमें भाई? तो इसमें जो पहला है कि बाल गोविंद कबीर को मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। दूसरा में है कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। अगला है कि वे स्पष्टवादी थे और किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे। इसके बाद अगला है कि वे दूसरों की किसी चीज या स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। और अंत में है कि वे अपने खेत में उत्पन्न वस्तु को पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहां से प्रसाद स्वरूप, आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें दिया गया कि प्रसाद स्वरूप मिलता था, उसे घर लाकर अपनी गुजर चलाते थे। इसके बाद अंतिम पॉइंट है कि वे सुख दुख की भावना से ऊपर थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस 39वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। असपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है बहुत ही सुंदर शब्दों में कि हमारे मत में बिना विचार घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती, और ये तीनों बातें कहानी के आवश्यक तत्व होते हैं, और जब तक कोई विचार नहीं आएगा तब तक कहानी बन ही नहीं सकती। और घटना कहानी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाती है और पात्रों के माध्यम से कहानी कही जाती है। असपाल का कथन तो नई कहानी व्यंग है, अर्थात नई कहानी में विचार घटना और पात्रों का अभाव रहता है, तभी वह रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण नहीं होती।
तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें कहा गया था कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। असपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो इस तरह से हम लोगों ने इसके उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि फादर बुल्के सच्चे अर्थों में एक भारतीय सन्यासी थे, पर वे परंपरागत सन्यासी से कुछ अलग हटकर थे और उनकी छवि एक भिन्न प्रकार के सन्यासी की थी। और परंपरागत सन्यासी भगवे वस्त्र धारण करता था, जबकि फादर सफेद चोंगा पहनते थे। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि परंपरागत सन्यासी सक्रिय जीवन को त्याग कर केवल ज्ञानार्जन एवं ज्ञान देने का काम करता है, जबकि फादर जीवन शैली में सन्यासी थे, फिर भी समाज के तथा लोगों के पारिवारिक जीवन के कार्यक्रमों में भाग लेते रहते थे और उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ने का काम भी किया। आगे दिया गया कि एक सच्चे सन्यासी की तरह उनमें मानवीय गुणों का समावेश था और वे परोपकारी थे और उनके हृदय में दूसरों के लिए करुणा एवं वात्सल्य का भाव था और वे क्रोध नहीं करते थे। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी और फादर बुल्के अंतिम क्षण तक कर्म करते रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि मृग तृष्णा अयथार्थ की ओर भटकने को कहते हैं और रेगिस्तान की धूप पर अब सूरज की किरणें चमकती हैं तो वहां जल होने का भ्रम पैदा हो जाता है और हिरन उसे पाने को दौड़ दौड़कर पागल सा हो जाता है और उनकी प्यास नहीं बुझती, बल्कि प्यासा ही रहता है, इधर उधर भटकते रहता है। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि इस कविता में मृग तृष्णा की स्थिति वहां है जहां हम वासनाओं, कामनाओं और लालसाओं के पीछे भागते हैं, पर अतिरिक्त के सिवाय हाथ कुछ नहीं लगता। व्यक्ति इस भटकाव में उलझ कर रह जाता है और इसमें वास्तविकता कुछ नहीं होती, केवल छलावा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी बहुत ही अच्छे ढंग से देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि कविता में बादल निम्नांकित अर्थों की ओर संकेत करता है। कौन कौन सा? तो क में दिया गया कि बादल पीड़ित प्यासे जनों की प्यास को बुझाने वाला है और ख में कि बादल क्रांति के अर्थ की ओर भी संकेत करता है और यह क्रांति लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो ग में आपका जो दिया गया है कि बादल ललित कल्पनाओं की ओर संकेत करता है, फिर बादल जन जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, फिर अंत अगला है कि बादल नव जीवन के अर्थ की ओर संकेत करता है और च में दिया गया कि बादल नूतन कविता के अर्थों की ओर भी संकेत करता है और अंतिम है कि बादल नूतन कविता के अर्थों की ओर भी संकेत करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता को वर्णन किन किन रूपों में किया है? यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है और उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया गया है और घर घर में फैला हुआ दिखाया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा है, बल्कि असीम दिखाया है और कहीं सांस लेते हो का आशय है कि कहीं मादक हवाएं चल रही है और घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं। शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी का उमंग का भरना और उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसके विस्तृत अर्थ हैं और यह वर्णन पंछियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिससे आपका पूछा गया था कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो यही किया है। इसके दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नांकित यत्न किए। पहला प्रयास
किया कि मूर्तिकार ने उस पत्थर की काफी तलाश की जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की लाट बनाई गई थी, उसमें वह असफल रहा। अगला है कि उसने देश के नेताओं की मूर्तियों के नाक हटाकर जॉर्ज की मूर्ति पर नाक लगाने का असफल प्रयास किया। उन नेताओं की नाक उससे बड़ी थी। अगला है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक लगाने का प्रयास किया, पर उनकी नाकें भी बड़ी पड़ी। इसका घम है कि अंत में उसने जिंदा आदमी के नाक लगाने का यत्न किया। ऐसा बताया गया कि वह इसमें सफल हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि मिस्र वाक्य किसे कहते हैं। ये आपका व्याकरण से प्रश्न पूछा गया, उदाहरण सहित लिखें, है ना। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें से कोई एक उपवाक्य प्रधान होता है और शेष उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये आप लोग याद कर लीजिएगा उसका परिभाषा। और इसका जो उदाहरण है कि मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो इसमें जो हम लोग देखें तो प्रधान उपवाक्य कौन है, मालिक ने कहा, और आश्रित उपवाक्य क्या है, तो कि कल छुट्टी रहेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण भी देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और आप लोगों को पता ही होगा कि आपका कुल मिलाकर के 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, लेकिन आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। और 6वां प्रश्न आपका जो 55 नंबर का होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो दिया गया पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वह दिया गया है कि अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखें, अथवा मलेरिया से बचाव हेतु अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें तो इसमें एक पत्र लिखना है, आपके क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना है तो उसको रोकने के लिए। तो उस पत्र को आप लोग कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी रांची, नगर निगम रांची। आप लोग जिस किसी भी क्षेत्र से आते हैं तो वहां का भी एड्रेस आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है दिनांक 4 फरवरी 2026। आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होगा 4 फरवरी 2026 को, तो उसी डेट को यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। इसका आगे लिखना है विषय मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, और आगे लिखना है महाशय, इस पत्र के माध्यम से मैं अपने अशोकनगर मोहल्ले की बजबजाती गंदी नालियों से उत्पन्न मच्छरों के भयंकर प्रकोप की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बरसात तो बरसात ही है, अन्य मौसमों में भी इस घनी आबादी वाले क्षेत्र की नालियां गंदे जल से भरी रहती है। जमा हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इस क्षेत्र की सफाई के साथ ही साथ मलेरिया निरोधक दवाइयों के छिड़काव की अविलंब व्यवस्था कराई जाए। इतना कुछ लिखेंगे और इसके बाद आशा है आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। विश्वास भाजन, संजय कुमार, अशोकनगर। आपका जो भी नाम होगा, जो भी पता होगा, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। इसका दोस्तों आगे जो आपका अगला प्रश्न है वह है कि अपने मित्र के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखें। आपका जो फ्रेंड है वो डिबेट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया है तो उसको जो है कांग्रेचुलेशन करना है, उसको जो बधाई देना है। तो किस तरह से पत्र लिखेंगे हिंदी में, तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है परीक्षा भवन। परीक्षा भवन से आप लोग इस लेटर को लिख रहे हैं। आगे लिखना है 4 फरवरी 2026 और मित्रवर संजय स्नेह, यहाँ पर आपको जो है अपने मित्र का नाम लिखना है, ठीक है। इसका लिखेंगे कि कल समाचार पत्र में तुम्हारा नाम पढ़कर अपार प्रसन्नता हुई कि तुमने पूरे प्रदेश में वाद विवाद प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ वक्ता का सम्मान प्राप्त किया है और यह सम्मान वास्तव में तुम्हारे लिए गौरव का विषय है। यह समाचार पत्र पढ़कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा कि तुम्हें अपनी प्रतिभा का यह सम्मान मिलना ही था और ईश्वर करे तुम्हारी यह वक्तृता दिनों दिन बढ़ती जाए। और तुम्हारा मित्र, और इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख देना, आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर मुकेश हमने लिख दिया उदाहरण स्वरूप। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। तो इसमें और है कि उनकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत
ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था और उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल की दौरे पर कब क्या ड्रेस पहनेगी। आगे लिखना है कि आखिर रानी ने एक ऐसे नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था और इस सूट पर करीब 400 पाउंड यानी कि 5,000 रुपये खर्च हुए थे। उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में 5,000 बहुत ज्यादा होता था। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि हम दर्जी की परेशानी को इस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे क्योंकि उसके ऊपर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी। वह कोई मामूली हस्ती तो थी नहीं, वो तो महारानी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि माता का अंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो दोस्तों इसका हम लोग किस तरह से अपने शब्दों में लिखेंगे माता पिता के वात्सल्य को। तो इसका उत्तर लिखना है कि इस पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य अनेक स्थलों पर व्यक्त हुआ है, जिसमें सबसे पहले पिता का, और क्रम यह है कि पिता बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, उसे नहलाते धुलाते हैं तथा अपने पूजा पर बिठाते हैं। वे बच्चे को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। वे रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला झुलाते हैं। ख में कभी कभी वे बच्चे के साथ कुश्ती लड़कर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। वे बच्चे को चूमते हैं, उसे खट्टा मीठा चूमा मांगते हैं और बच्चे द्वारा मूछें नोचने पर भी हंसते हैं। ग में पिता बच्चे को अपने हाथ से भात खिलाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पिता के जो वात्सल्य हैं बच्चों के प्रति उसको देखा। इसका दोस्तों आगे आपका दिया गया माता, और इसमें क में लिखना है कि माता बच्चे को भरपेट खाना खिलाना चाहती है। वह थाली में दही भात मिलाती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नामों से कौर बनाकर बच्चे को खिलाती है जिससे खाने में उसकी रुचि बनी रहे। ख में दिया गया कि माता बच्चे को अपने ढंग से सजाती संवारती है। और ग में कि पाठ के अंत में जब बच्चा घायल अवस्था में घर लौटता है तब माँ का वात्सल्य चरम सीमा पर प्रकट होता है और वह बच्चे को अपने आंचल में छिपाकर सुरक्षा प्रदान करती है, उसे अंग भरकर दबाती है, चूमती है। फिर वह बच्चे के घावों पर पीसी हल्दी लगाती है। वह बच्चे की दशा देखकर रोने लगती है और लाड़ से गले लगा लेती है। तो इस तरह से हम लोगों ने माता के वात्सल्य को भी देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है उसमें दिया गया है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नांकित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखें। निबंध भी लिखना है और इसमें जो आपका दिया गया खेल कूद का महत्व, और इसमें जो लिखना है पॉइंट वो है आपका संकेत बिंदु, भूमिका, खेलों के विविध रूप, जीवन में खेल कूद का महत्व और उपसंहार। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका देखिए भूमिका दिया गया है। तो भूमिका में जो लिखना है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शारीरिक और मानसिक बल में सुंदर उपयुक्त संतुलन बनाए रखने का एकमात्र साधन खेल है और खेल हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के साधन है। और खेल मनुष्य के शारीरिक विकास के तो सर्व स्वीकृत तथा सर्वमान्य साधन है। साथ ही खेल के मैदान में हमें अनुशासन, संगठन, आज्ञा पालन, साहस, आत्मविश्वास तथा एकाग्रचित्तता जैसे गुणों को भी व्यक्त करते हैं। और जो व्यक्ति अपने में इन गुणों का विकास कर लेता है वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लेता है। और अच्छे स्वास्थ्य के अनेक साधन है जैसे व्यायाम, खेलकूद, जिम्नास्टिक आदि। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें लिखना है कि व्यायाम तथा जिम्नास्टिक से शरीर स्वस्थ तो अवश्य रहता है परंतु इनसे मनोरंजन नहीं होता। ये दोनों साधन नीरस हैं। और इसके विपरीत खेलों के माध्यम से व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। यही कारण है कि विद्यार्थियों की रुचि व्यायाम की अपेक्षा खेलकूद में अधिक होती है और वे खेलकूद में भाग लेकर अपना स्वास्थ्य ठीक करते हैं। अगला जो आपका संकेतक बिंदु था खेल कूद के विविध रूप, जिसमें लिखना है कि खेल कूद और व्यायाम का क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा इसके अनेकानेक रूप हैं। रस्सा कस्सी, कबड्डी, खो खो, ऊंची कूद, लंबी कूद, तैराकी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, स्केटिंग आदि खेल कूद के विविध रूप हैं और इनसे शरीर में रक्त का तीव्र संचार होता है और अधिक ऑक्सीजन के कारण प्राण शक्ति बढ़ती है। इसीलिए ये शरीर को पुष्ट बनाने के लिए कुछ नियमित व्यायाम करते हैं जैसे कि प्रातः काल खुली वायु में घूमना या दौड़ना, रस्सी कूदना, दंड और बैठकें लगाना और मुग्दर घुमाना और तथा योगासनों द्वारा शरीर साधना करना। तो इस तरह से खेल के विविध रूप हैं।
इसका दोस्तों आगे लिखना है खेल कूद का महत्व, और इसमें लिखना है कि मानसिक विकास की दृष्टि से खेल कूद बहुत महत्वपूर्ण है और खेल कूद से पुष्ट और स्फूर्तिमय शरीर की मन को स्वस्थ बनाता है। खेल कूद हमारे मन को प्रफुल्लित और उत्साहित बनाए रखते हैं। खेलों से नियम पालन का स्वभाव विकसित होता है और मन एकाग्र होता है। शिक्षा प्राप्ति में भी ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका दोस्तों आगे लिखना है खेलकूद चारित्रिक विकास में भी जोग देते हैं और खेलकूद में सहिष्णुता, धैर्य और साहस का विकास होता है तथा सामूहिक सद्भाव और भाईचारे की भावना पनपती है। इन चारित्रिक गुणों से एक मनुष्य ही सही अर्थों में शिक्षित और श्रेष्ठ नागरिक बनता है और शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भी हम खेल में आने वाले अवरोधों की भांति हंसते हंसते पार कर लेते हैं और सफलता की मंजिल तक पहुंच जाते हैं और इस प्रकार जीवन की अनेक घटनाओं को हम खिलाड़ी की तरह झेलते हैं। इसका दोस्तों आगे जो लिखना है उपसंहार, और इसमें लिखना है कि आज देश में अनेक स्तरों पर खेलों का आयोजन भावना से ग्रहण करने के अभ्यस्त हो जाते हैं किया जाता है और राष्ट्रीय, एशियाई और ओलंपिक खेलों का नियमित आयोजन होता है। आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखना है कि आज भारत के युवाओं को अपनी रुचि के खेलों में भाग लेना चाहिए और उनसे वे स्वास्थ्य प्राप्ति के साथ साथ अनेक देश का नाम भी उज्जवल कर सकते हैं, अपने देश का नाम भी उज्जवल कर सकते हैं। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सतपाल तथा पीटी उषा आदि बहुत ही मान सम्मान हुआ और ओलंपिक में लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी तथा राज्यवर्धन राठौर द्वारा पदक जीतने पर देश में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में किसी न किसी खेल कूद में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करें। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का 4 फरवरी को होने वाले हिंदी के बोर्ड एग्जाम के लिए VBS सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।